रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, साइटोप्लाज्म एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें पहले हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, फिर सेल की टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली, फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिस्कस कर ली और सेल वॉल भी हमने डिस्कस कर ली। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिपिड। इससे पहले हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन, कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने बताया था हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड के साथ अटैच हो जाए, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हो जाए तो इन दोनों को मिलने के बाद एक अलग सा नाम बन जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। लिपिड का वर्ड तो लिपिड से आया और जो कार्बोहाइड्रेट है इसके लिए वर्ड हमने लगा दिया ग्लाइको। तो ग्लाइकोलिपिड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ये तो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, वहां पर इनका रोल क्या होता है, हम इनका रोल देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी। ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, जितनी भी हमारे पास ग्लाइकोलिपिड होती हैं वो सेल और सेल इन दोनों के बीच में क्या करवाती हैं, इंटरेक्शन करवाती हैं। ये बात आप 8-9 क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं कि जब सेल और सेल मिलता है तो टिश्यू बन जाता है। तो सेल और सेल को आपस में मिलाता कौन है, वो ग्लाइकोलिपिड मिलाता है। तो ये क्या करते हैं, सेल और सेल का इंटरेक्शन कराते हैं जिससे हमारे पास टिश्यूज बन जाते हैं। तो वो ग्लाइकोलिपिड ही हैं जो टिश्यूज फॉर्म कर रहे होते हैं, दो सेल के बीच में अटैचमेंट का काम करते हैं जिससे वो टिश्यू बन जाते हैं। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिपिड है वो रोल प्ले करती है रिसेप्टर का। रिसेप्टर ज्यादातर हमारे इम्यून सिस्टम में यूज होते हैं कि हमारे बॉडी में बाहर से कोई हार्मफुल चीज अंदर आ जाए तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड के रिसेप्टर्स होते हैं। ये पहले उसको रिसीव करते हैं कि ये जो बाहर से आया ये हमारे ही या बिल्कुल ही हमारे पास आया है तो ये हमारा अपना है या हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर रिसीव करते हैं। फिर ये इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि ये हमारा नहीं है। फर्स्ट करो बाहर से वायरस ही आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, उसको जो रिसीव करेगा वो रिसेप्टर रिसीव करेगा। जब वो पार्टिकल हमारा नहीं होगा तो फिर वो किसको बोलेगा, इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम फिर आकर उस बैक्टीरिया को, वायरस को वहां पर मार देगा। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है, कोई भी चीज सेल के अंदर आ रही हो उसको पहले बाहर रिसीव किया जाता है कि ये अपना ही है या बाहर और कहीं से आया हुआ है। तो ये तो रोल हो गया ग्लाइकोलिपिड का। अब नेक्स्ट देखो, अगर यही हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यहां फिर से जो प्रोटीन का वर्ड है प्रोटीन से आया और जो कार्बोहाइड्रेट उसको हम कहते हैं ग्लाइको। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहां पाई जाती है, सरफेस ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती हैं। इसकी वजह से हमारे ब्लड को क्या मिलता है, ब्लड ग्रुप। आपने नाम सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये ब्लड ग्रुप के नेम हमारे पास आते हैं, किस वजह से आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से आते हैं। जिसके पास ए वाला एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसके पास बी वाला उसका बी, जिसके पास दोनों होंगे तो ए बी, और जिसके पास नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ आता है। तो ये दो रोल है हमारे पास, एक है ग्लाइकोलिपिड का और दूसरा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। अच्छा देखो, यहाँ पर जो वर्ड है ना प्लाज्म, इस प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, और स्टार्टिंग में जो वर्ड है साइटो, इसका मतलब होता है सेल। तो हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमने डिस्कस कर ली थी, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर लिक्विड होता है बहुत सारा, उस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है, यही देख लो, हमारे जो साइटोप्लाज्म है
इसके दो रीजन होते हैं, एक बाहर वाला रीजन और एक अंदर वाला रीजन। बाहर वाला जो रीजन है, आउटर वाला जो रीजन है, वो थोड़ा सा साफ होता है, उसको हम कहते हैं साइटोजेल। और जो अंदर वाला रीजन है, न्यूक्लियस के पास वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो आउटर वाला रीजन जो साइटोप्लाज्म का है, उसको हम कहते हैं साइटोजेल, और अंदर वाले रीजन को हम कहते हैं साइटोसोल। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन, कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म लिक्विड है, तो उसमें 90% तक वाटर होता है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट होते हैं, शुगर होते हैं, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, ये सब चीजें हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल होते हैं। ऑर्गेनेल बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हमने डिस्कस करना है। ये सब चीजें कहलाती हैं ऑर्गेनेल्स, और ये ऑर्गेनेल कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं साइटोस्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, जिसमें हमारी बॉडी में ढांचा होता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो सेल है, इसका भी स्केलेटन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। मींस सेल का स्केलेटन वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो अंदर लिक्विड है ना सेल के साइटोप्लाज्म, ये हमेशा राउंड लगाता रहता है, इसमें स्ट्रीमिंग होती रहती है। स्ट्रीम का मतलब है कि वो राउंड राउंड घूमता रहता है, और इस स्ट्रीमिंग को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो क्या होता है, साइक्लोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोसिस? स्ट्रीमिंग। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता है, राउंड लगाता है अंदर, तो उस राउंड को हम कहते हैं साइक्लोसिस। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और डेफिनेशन भी इसकी पूछते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं, जैसे जीन्स का एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो तब वो प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो जीन्स का एक्सप्रेशन हो गया। इसके अलावा एक और प्रोसेस है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी हम ब्रेक डाउन करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, और ये दो रिएक्शन और भी रिएक्शन होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनेल हम जो पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन फिर से देखो, जब लिपिड और प्रोटीन मिलेंगे, लिपिड और प्रोटीन मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन मिलकर ट्यूब्स बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक पूरा फैला हुआ होता है। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दो टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं ए ग्रेन्युलेटेड या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरी को हम कहते हैं ग्रेन्युलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, जो हमारे पास वर्ड है ना ये ए ग्रेन्युलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो स्मॉल स्मॉल राउंड राउंड बॉडीज होती हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और जहां पर भी ए का वर्ड आ जाए, ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो कुछ भी है, इसमें राउंड राउंड बॉडीज क्या होंगी, एब्सेंट होगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक जो भी है, इसमें राउंड राउंड बॉडीज प्रेजेंट होगी। इसमें राउंड राउंड बॉडीज हमारे पास क्या होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ए ग्रेन्युलेटेड भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ग्रेन्युलेटेड भी कहते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए याद रखना, हमारे स्केलेटल के जो मसल्स होते हैं, उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, स्केलेटल मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम है, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। होते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है, लेकिन इनको वहां पर स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जो कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं अपने पास। इसके बाद हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम कहते थे ग्रेन्युलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। ये देखो, ये रेड वाला जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और उस पर राउंड राउंड राइबोसोम अटैच है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेन्युलेटेड। इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये आगे हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होंगे। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टीरॉयड वाले सेल्स में पाए जाते हैं। स्टीरॉयड क्या होती है? लिपिड होती है। तो जो सेल लिपिड बना रहे होते हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो सेल ज्यादा प्रोटीन बना रहे होते हैं उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल को। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। सबसे पहले ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट फॉर राइबोसोम। ये राइबोसोम को अटैचमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक तरह से। इसके अलावा यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि लिपिड बन रहा है तो रिएक्शन हो रहा होगा, प्रोटीन बन रहा है तो रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पे। इसके अलावा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पता है क्या होता है? चीजों को कहीं पर भेजना और कहीं से चीजों को मंगाना। तो इनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। जो हम दूसरा ऑर्गेनेल है जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी, वो जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये किस तरह से करते हैं। फिलहाल क्या माइंड में रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और काम करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज खा लें जो टॉक्सिक हो, जहरीली हो, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो ये थे हमारे पास फंक्शन। स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस से ट्यूब्स स्टार्ट होती हैं और ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जारी होती हैं, जिसके ऊपर राउंड राउंड ग्रेन्यूल्स होंगे उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं होंगे उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया ग्लाइकोलिपिड। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल सेल में इंटरेक्शन करा के टिश्यूज बनाते हैं, और इसके अलावा ये रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये आरबीसीज के ऊपर पाई जाती हैं और ये वहां पर ब्लड ग्रुप बना रही होती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। आउटर वाले रीजन को हम कहते हैं साइटोजेल और इनर वाले रीजन को हम कहते हैं साइटोसोल। इसके अलावा कंपोजिशन में 90% तक वाटर होता है। एंजाइम्स, हार्मोन, विटामिन सब कुछ यहाँ पर होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे होते हैं। ऑर्गेनेल भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोस्केलेटन भी यहीं पर प्रेजेंट होता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन भी यहीं पर हो रहे होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्यूब्स होती हैं लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं, और ये दो टाइप्स की होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता, इसके अलावा वो लिपिड बना रहा होता है। और रफ वाले को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है और ये प्रोटीन बनाकर दे रहा होता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था इसके फंक्शन, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम को। इसके अलावा ये हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस करा रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर रहे होते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं हमारे पास। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।